अब अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट समझ में आ गया, रिलेशन हमें समझ में आ गया, तो अब हम अपने मेन टॉपिक फंक्शन के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम डिटेल में बात करेंगे फंक्शन की। अब हम बात करेंगे फंक्शन की। ठीक है। अब देखो, फंक्शन को भी कई तरीके से डिफाइन किया जाता है। फंक्शन को भी कई तरीके से डिफाइन किया जाता है, जिसमें एक तरीका तो इसको डिफाइन करने का है एज अ रिलेशन। एज अ रिलेशन फंक्शन को एज अ रिलेशन डिफाइन करते हैं हम। फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। फॉर्मल डेफिनेशन क्या कहता है कि अ फंक्शन फ्रॉम सेट A to set B is a relation from set A to set B such that, पहला रेस्ट्रिक्शन है कि every element of A should have an image in B। पहला रेस्ट्रिक्शन ये हो जाता है। सेकंड रेस्ट्रिक्शन ये हो जाता है कि एलिमेंट्स ऑफ A should have a unique image in B। यूनिक इमेज कहने का मतलब दैट इज ओनली वन इमेज इन B। इस तरीके से डिफाइन करते हैं हम फंक्शन को। तो ध्यान से देखिए, अगर डेफिनेशन आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पे लिखा हुआ है कि फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज अ रिलेशन। यानी फंक्शन भी क्या है, एक रिलेशन है। लेकिन दिस इज अ रिलेशन विथ सम रेस्ट्रिक्शंस। इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि आपके सेट ए क्या, हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको सेट बी में क्या मिलना चाहिए, इमेज मिलना चाहिए। और सेट ए के किसी भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको सेट बी में सिर्फ एक ही इमेज मिलना चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं मिलना चाहिए। यानी अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि क्या हम फंक्शन को रिलेशन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। लेकिन क्या हम सारे रिलेशंस को फंक्शन बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि हर रिलेशन पे अगर ये दो रेस्ट्रिक्शंस जो हमने लिखे हैं नंबर 1 नंबर 2 में, ये दोनों फॉलो होते हैं तभी जाके हम उनको फंक्शन कह सकते हैं, एल्स हम लोग उसको फंक्शन नहीं कह सकते। तो याद रखिए कि अगर रिलेशन आपने निकाला है सेट ए और सेट बी में, तो सेट ए के एलिमेंट्स के ऊपर अगर ये दो रेस्ट्रिक्शन फॉलो होते हैं तभी जाके वो रिलेशन को हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेटस से हमने दो सेट्स लिए। मान लेते हैं कि ये हमने एक सेट लिया ए और ये एक सेट लिया बी। ठीक है। सेट ए में और सेट बी में जो हम एलिमेंट्स रख रहे हैं, लेटस से सेट ए में हमने x1 x2 x3 और x4 रखा। सेट बी में हमने y1 y2 y3 y4 और y5 रखा। ये 5 एलिमेंट्स हमने सेट बी में रखे। अब मैं एक रिलेशन बनाता हूं। रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए x1 का रिलेशन हो गया y1 से, ठीक है। x2 का रिलेशन हो गया y1 से, x2 का रिलेशन हो गया y4 से, x4 का रिलेशन हो गया y2 से। ठीक है। तो ये एक रिलेशन हमने डिफाइन किया है। अब बात आती है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है, क्या इस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे? तो हम यहां पे देखेंगे कि हमारे जो दो रेस्ट्रिक्शंस थे वो यहां पे फुलफिल होते हैं कि नहीं। तो देखिए, पहला रेस्ट्रिक्शन हमारा क्या था कि एवरी एलिमेंट शुड हैव एन इमेज इन बी। तो ये तो पहला ही रेस्ट्रिक्शन यहां पे फेल हो गया।
पहला रेस्ट्रिक्शन फेल हो गया, यानी कहने का मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने फिर से एक सेट ए लिया और सेट बी लिया। सेट ए में अब मैं एलिमेंट्स रखता हूं। लेट अस से सेट ए में एलिमेंट्स रखते हैं x1, x2, x3। सेट बी में एलिमेंट्स रखते हैं y1, y2, y3, y4। ठीक है, ये सेट ए हो गया हमारा, सेट बी हो गया। अब इसका रिलेशन हम लोग इस तरीके से कुछ बनाएंगे सच दैट ए का रिलेशन हो y1 से, x1 का रिलेशन हो y1 से, x2 का रिलेशन हो y1 से, और x2 का रिलेशन हो y3 से, और x3 का रिलेशन हो y2 से। ये इस तरीके से। अब बात आती है कि क्या ये रिलेशन जो है क्या ये फंक्शन होगा। देखते हैं, दोनों रेस्ट्रिक्शन हम वेरीफाई करके देखेंगे। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन था कि हमारे पास एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव इमेज इन बी, तो ये रेस्ट्रिक्शन तो फॉलो हो रहा है हमारा। सेकेंड रेस्ट्रिक्शन था कि एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव यूनिक इमेज इन बी। तो देखो x1 का सिर्फ एक ही इमेज है y1, लेकिन x2 के दो इमेजेस हैं y1 और y3। तो ये सेकेंड रेस्ट्रिक्शन हमारा फॉलो नहीं होता है। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन हमारा नहीं है। ठीक है, फिर से एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस से फिर से हमने एक सेट लिया, सेट ए, सेट बी। ठीक है, ए में हमने एलिमेंट्स रखे x1, x2, x3। बी में एलिमेंट्स रखे y1, y2, y3 और y4। रिलेशन हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि x1 रिलेटेड है लेट अस से y3 के साथ, x3 रिलेटेड है y1 के साथ, और x2 रिलेटेड है y4 के साथ। अब क्या ये फंक्शन होगा, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। कोई बात नहीं, फिर से हम लोग अपने दोनों रेस्ट्रिक्शंस देखते हैं। पहला रेस्ट्रिक्शन था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव इमेज इन बी, फॉलो होता है। दूसरा रेस्ट्रिक्शन था कि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। तो देखो x1 का भी एक ही इमेज है y3, x2 का एक ही इमेज है y4, x3 का एक ही इमेज है y1। सेकेंड रेस्ट्रिक्शन भी फॉलो होता है। तो ये जो रिलेशन होगा ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन होगा। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, फंक्शन को हमने डिफाइन किया एज अ रिलेशन। फंक्शन को कई बार हम लोग एक करस्पॉन्डेंस या एक रूल की तरह भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे इसका ऑल्टरनेट डेफिनेशन हो सकता है फंक्शन का कि फंक्शन फ्रॉम सेट ए, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रूल, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं करस्पॉन्डेंस इज अ करस्पॉन्डेंस which associates elements of set A with elements of set B। ठीक है, लेकिन यहां पे भी वो दो रेस्ट्रिक्शन आएंगे सच दैट, रेस्ट्रिक्शन यहां पे भी रहेगा सच दैट every element of set A, every element of A should be associated with elements of set B। ठीक है, पहला तो रेस्ट्रिक्शन ये हो गया, और सेकंड रेस्ट्रिक्शन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ए
elements of A should be associated with only one, या each element ऐसे लिख सकते हो, each element of elements of A should be associated with only one element of B। तो ये रेस्ट्रिक्शन तो यहां पे भी आपका क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बताता है कि ये दो सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स के बीच में एक रूल या फिर एक करेस्पॉन्डेंस है, जिससे आप क्या करते हो, सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है ये। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये हमारा फंक्शन है जो एक रूल को रिप्रेजेंट करता है। ये रूल कुछ भी हो सकता है, चलो हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं x² + 1 का ये रूल है। ठीक है, आपके पास a और b दोनों सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है कि आपने अगर अपना एक इनपुट x = 1 डाला सेट ए से, तो आपको सेट बी में आउटपुट क्या मिलेगा, सेट बी में आपको आउटपुट मिल जाएगा 2। सिमिलरली आपने अगर इनपुट 2 डाला, तो इस रूल को फॉलो करते हुए आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से हम आगे और भी इनपुट्स डाल सकते हैं और उन इनपुट्स के करेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलता जाएगा, अपना आउटपुट मिलता जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि फंक्शन जो है उसको एक और तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारा, एक तरीके से एक ऐसा मशीन है जिसमें हम कुछ इनपुट डालते हैं तो उसके करेस्पॉन्डिंग हमेशा हमें क्या मिलता है, एक आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब बात आती है इसमें कुछ और टर्मिनोलॉजीज की। तो ये जो इनपुट आप डाल रहे हो, इनपुट जो आप डालते हो इस फंक्शन के अंदर, तो ऐसे जितने भी पॉसिबल इनपुट्स हैं उन सबके सेट को हम लोग कहते हैं डोमेन। और ऐसे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आएंगे आपको करेस्पॉन्डिंग टू ईच इनपुट, उन सारे आउटपुट्स के सेट को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज। ठीक है, इन टर्म्स पे हम लोग इन डिटेल आगे भी बात करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग फंक्शन को पूरी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो देखा हमने कि फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है, लेकिन वो रिलेशन विथ सम रेस्ट्रिक्शंस है। रेस्ट्रिक्शन ये है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स का आपको सेट बी में इमेज चाहिए। ठीक है, और सेट ए के हर एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए सेट बी में। तो ये दो रेस्ट्रिक्शंस अगर कोई भी रिलेशन फॉलो करेगा तो उसको हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन कह सकते हैं। अब बात आती है कि रिप्रेजेंटेशन, फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ अ फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड। तो रिप्रेजेंटेशन का एक तो तरीका हो गया कि जैसे हमने बोला कि रिलेशन ही है और रिलेशन को हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं एज एन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो यूजुअली अगर आपने सेट ए से सेट बी के बीच में फंक्शन बनाया है तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस तरीके से करते हैं, एफ ए टू बी। ठीक है, एफ ए टू बी, जहां पे जैसे मैंने बताया कि ये सेट ए के एलिमेंट्स जो हैं बेसिकली आपके फंक्शन में इनपुट जाने वाले हैं, तो इसको हम लोग कह देंगे डोमेन। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हमने सेट ए के सारे एलिमेंट्स इनपुट किए तो क्या आउटपुट में हमें सेट बी के सारे एलिमेंट्स मिलेंगे? ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सेट बी के सारे एलिमेंट्स ही आउटपुट में मिले। आपको जो आउटपुट मिलेगा, हां इतना तो जरूर है कि वो सेट बी का कोई ना कोई एक सबसेट होगा, सेट बी का कोई ना कोई एक सबसेट होगा, लेकिन पूरा का पूरा सेट बी मिले ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट नेसेसरी। तो इस केस में हम सेट बी को रेंज नहीं कहते हैं बल्कि क्या कहते हैं, कोडोमेन। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए और क्लियरली आप यहां से
आइडेंटिफाई कर पाओगे, इसको हम बाद में भी बात करेंगे इस पे कि रेंज बेसिकली आपका क्या होता है। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमेशा आपका सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। ठीक है, तो बात चल रही थी अभी रिप्रेजेंटेशन की। तो जैसा कि हमने बताया कि फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन ही होता है, और रिलेशन को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एज एन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो फंक्शन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन में इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अ फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर में किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा भाई, ऑर्डर्ड पेयर में किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा कि अगर आपके पास फंक्शन a कॉमा बी है, ए से बी तक में है, यानी f a टू b है। ठीक है, तो इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि f जो होगा, ठीक है, वो सबसे पहली बात तो क्या होगा, हमेशा a क्रॉस b का एक सबसेट होगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू नहीं है बेटा, ये सबसेट है, तो इसको प्रॉपरली बना लेते हैं हम। f इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। पहला ये रिस्ट्रिक्शन आपको फॉलो करना पड़ेगा, और जरूरी भी है क्योंकि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन एंड रिलेशन इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो f भी आपका क्या होगा, a क्रॉस b का सबसेट होगा। अब आपके पास बात आती है कि अगर आपने अपने फंक्शन में एक ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b रखा है, ठीक है, अगर आपने फंक्शन में अपना ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b रखा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a, ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a, देयर एग्जिस्ट्स a कॉमा b, या फिर देयर एग्जिस्ट्स अ b, ऐसा लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट्स अ b इन सेट b। दैट इज, इसका कहने का मतलब यह है कि आपके पास a कॉमा बी टाइप का एक एलिमेंट आपके फंक्शन में होना चाहिए। यानी फॉर एवरी a बिलोंगिंग टू a, देयर एग्जिस्ट्स अ b इन सेट b। दैट इज, कहने का मतलब यह है कि आपको a कॉमा बी टाइप का एक एलिमेंट अपने फंक्शन में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो दूसरा रिस्ट्रिक्शन हो गया, दूसरा रिस्ट्रिक्शन हो गया। उसका तीसरा क्या होता है कि अगर आपके पास इफ a कॉमा बी आपके फंक्शन में एक एलिमेंट है एंड a कॉमा सी भी आपके फंक्शन का एक एलिमेंट है, तो देखो ये अपना सेकंड रेस्ट्रिक्शन तो वायलेट हो जाएगा अगर b और c दोनों डिस्टिंक्ट हुए। अगर b और c दोनों अलग अलग हुए तो एलिमेंट ऑफ सेट a यानी a के दो इमेज मिल जाएंगे, b और c, और ये हमारा सेकंड रेस्ट्रिक्शन जो हम लोगों ने फंक्शन के लिए लिखा था वो वायलेट कर देगा। तो यानी अगर ऐसा कभी सिनेरियो आता है आपके पास, तो इसका मतलब एक ही होना चाहिए कि b इज इक्वल टू क्या हुआ हो, c हुआ हो। तो इस तरीके से हम लोग एज एन ऑर्डर्ड पेयर भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से। दूसरा रिप्रेजेंटेशन जो हमारा होता है, सेकंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वो एज अ फॉर्मूला होता है। एज अ फॉर्मूला, कई बार इसको एज अ फंक्शनल रूल भी बोल देते हैं, फंक्शनल रूल, क्योंकि अभी हमने देखा था ना कि फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, एक रूल की तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने फंक्शन एफ को एक फॉर्मूले की तरह, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, सो दिस इज अ फंक्शन। या फिर और भी बहुत फैंसी फैंसी रिप्रेजेंटेशन आ सकते हैं, जैसे मान लो आपने फंक्शन डिफाइन किया, इसने आपने डिफाइन किया 2x+1, जब x की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक थी। ठीक है, x की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक थी, और आपने डिफाइन किया इसको 9x² + 7, ठीक है, जब x की वैल्यू 5 से 10 तक थी। तो इस तरीके से आप पीस वाइज भी डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि आपको ये फंक्शन पीसेज में डिफाइन करके दिया गया है। 1 से 5 तक का अलग डेफिनेशन है, 5 से 10 तक का अलग डेफिनेशन है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये एज अ फॉर्मूला भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, या फिर एज अ फंक्शनल रूल।
तीसरा रिप्रेजेंटेशन जो हमारा होता है, ये हमारा हो जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? देखिए, हम क्या करते हैं कि फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, अब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यानी एज अ फंक्शनल रूल। इसमें ये y और x भी, इनका भी एक स्पेशल नाम हो जाता है। इस x को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। y हमारा क्या हो जाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि y की वैल्यू पूरी तरीके से इस बात पे निर्भर करेगी कि आपने इनपुट में x क्या डाला है। ठीक है, जैसे अगर हमने फंक्शनल रूल एक्स स्क्वायर प्लस 5 ले लिया, तो x की वैल्यू 1 डालोगे तो आपको y की वैल्यू 6 मिलेगी। यानी y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो यहां पे y और x आपको दिख रहा है, तो आपको थोड़ी थोड़ी फील तो इस बात की आ रही होगी कि y और x दिख रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, कोई भी डायग्राम बनाते हैं या कोई भी शेप बनाते हैं तो उसमें हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, और कोई भी पॉइंट एक्स कॉमा वाई को हम लोग उस कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पे इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। तो यहां पे आप क्या करते हो कि आप हर इनपुट के करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, अपना आउटपुट निकाल लेते हो। तो लेट अस से आपने एक इनपुट दिया x1, आपको करेस्पॉन्डिंग आउटपुट आया y1, ये एक पॉइंट हो गया। आपने एक इनपुट दिया x2, करेस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिल गया y2। आपने एक इनपुट दिया x3, करेस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको मिल गया y3। तो ये जितने भी इनपुट आउटपुट वाले पॉइंट्स या ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, इनको हम लोग क्या कर लेंगे? अपने कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर लेंगे। अपने कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर लेंगे तो जो फिगर बनेगा, जो पिक्चर बनेगी हमारी, वही हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कुछ नहीं बल्कि एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है आपके फंक्शन का। और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने समझ लिया। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल आपको लेके बताता हूं कि जैसे मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, टेबल बना लेते हैं जहां पे हम x की वैल्यूज इनपुट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आउटपुट में देख लेंगे। तो हमने 0 इनपुट किया तो 0 आउटपुट आया, 1 इनपुट किया तो 1 आउटपुट आया, 2 इनपुट किया तो 4 आउटपुट आया, 3 इनपुट किया तो 9 आउटपुट आया। अब ये जितने भी पॉइंट्स हमें मिलेंगे, सिमिलरली -1 इनपुट किया तो 1 इनपुट आउटपुट आया, -2 इनपुट किया तो 4 आउटपुट आया, एंड सो ऑन। तो ये जितने भी इनपुट और आउटपुट करके हमें मिले हैं पॉइंट्स, ठीक है, इनको हम लोग क्या करेंगे कि अपने ग्राफ पे या ये एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे। तो 0 के करस्पॉन्डिंग 0, 1 के करस्पॉन्डिंग 1, 2 के करस्पॉन्डिंग 4, 3 के करस्पॉन्डिंग 9, सिमिलरली -1 के करस्पॉन्डिंग -1, -2 के करस्पॉन्डिंग 4, -3 के करस्पॉन्डिंग 9। इस तरीके से आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे, इन सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो ये जो फिगर बनेगा इसी को हम लोग कहते हैं क्या? ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इस तरीके से बन जाता है। अब यहां पे हम एक बात करेंगे कि यहां पे तो हमने कोई रेस्ट्रिक्शन देखा ही नहीं। हमने कोई रेस्ट्रिक्शन देखा ही नहीं कि हमारे पास दो रेस्ट्रिक्शन भी तो थे कि हम जो एलिमेंट ऑफ ए ले रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक ही आउटपुट मिलना चाहिए, यानी एक एक्स के करस्पॉन्डिंग हमें एक ही वाई मिलना चाहिए, और हर एक्स के करस्पॉन्डिंग हमें कोई ना कोई वाई मिलना चाहिए। तो क्या कोई भी ग्राफ अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वो हर बार फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा क्या? ये भी बात आती है। तो उसके लिए हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है कि इफ
vertical lines drawn to the graph cuts the graph at only one point, then the graph represents a function. Graph represents a function. समझते हैं इसको? देखो यहां पे भी रेस्ट्रिक्शन तो डाल दिया कि कोई भी ग्राफ आप रैंडम बना दोगे तो वो हमेशा फंक्शन को रिप्रेजेंट करे, ऐसी मतलब ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक ग्राफ लेते हैं लेटस से इस तरीके से थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। एक ग्राफ लेते हैं हम कुछ इस तरीके से। अब इस ग्राफ पे आप कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, तो कोई भी वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है? तो ये हमारा फंक्शन होगा। सो दिस इज अ फंक्शन, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन, ठीक है? लेकिन अगर मान लो हमने ग्राफ कुछ ऐसा बनाया, लेट अस से हमने ग्राफ कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है? किसी भी तरीके से बना सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड ग्राफ बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है? लेट अस से हमने कुछ ग्राफ बनाया इस तरीके से, ऐसा बना दिया, ठीक है? तो क्या ये ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? तो आप ध्यान से देखिए, यहां पे हमने जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया वो क्या किया, इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट किया। यहां पे जो हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया वो इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट किया, 2 पॉइंट पे कट किया। तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसको समझो। यानी कहने का मतलब इस x के करस्पॉन्डिंग, इस x1 के करस्पॉन्डिंग आपको ग्राफ पे क्या मिल रहा है, दो y की वैल्यू मिल रही है। यानी एक ही इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको दो आउटपुट मिल रहा है। ये तो गड़बड़ है, क्योंकि एक एक एलिमेंट का आपको दो इमेज मिल रहा है और ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है फंक्शन के डेफिनेशन में। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपके पास x2 है तो इस x2 के करस्पॉन्डिंग भी आपको क्या मिल रहा है, दो y की वैल्यूज मिल रही हैं। यानी एक ही इनपुट के करस्पॉन्डिंग दो आउटपुट मिल रहा है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो ये हमारा फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यानी अगर कभी भी आपको कोई ग्राफ दिया हुआ हो, ठीक है, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये ग्राफ हमारे फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, ठीक है, तो आप क्या करो, उस ग्राफ पे इस तरीके से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करो। अगर वर्टिकल लाइंस ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करता है तो वो ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तो वो ग्राफ आपके फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो फंक्शन की वैलिडिटी चेक करने के लिए आप क्या कर लो, वर्टिकल लाइन टेस्ट कर लो, तो आपको अपने आप फंक्शन दिख जाएगा कि कौन सा ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है।